अगर आप एक सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, तो आपके लिए एक बहुत ही जरूरी अपडेट है जो आपकी अगली छुट्टियों की प्लानिंग पूरी तरह से बदल सकता है। जी हाँ दोस्तों, सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्पेशल डिस्पेंसेशन स्कीम के तहत लीव ट्रैवल कंसेशन यानी LTC के रूल्स में जो स्पेशल रिलैक्सेशन दिया था उसे अब और आगे एक्सटेंड कर दिया है। और यह कोई मामूली रिलैक्सेशन नहीं है। इसके जरिए आप देश के सबसे खूबसूरत रिमोट एरियाज की हवाई यात्रा कर सकते हैं, वो भी गवर्नमेंट के खर्चे पर। अब आप सोच रहे होंगे कि ये रिलैक्सेशन किन एरियाज के लिए दी गई है, तो सुनिए, ये सुविधा आपको नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड जैसे रिमोट एरियाज तक एयर ट्रैवल की अनुमति देती है। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये स्कीम अब 26 सितंबर 2024 से लेकर 25 सितंबर 2026 तक वैलिड रहेगी और अगर गवर्नमेंट चाहे तो इसे आगे भी एक्सटेंड किया जा सकता है। अब सवाल आता है कि इस स्कीम के तहत स्पेशल रिलैक्सेशन का फायदा किसे मिलेगा। तो दोस्तों, ये स्पेशल डिस्पेंसेशन स्कीम सभी एलिजिबल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को यह सुविधा देती है कि वे अपने 4 साल के ब्लॉक पीरियड में एक बार मिलने वाले होम टाउन LTC को कन्वर्ट करके नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख या अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में से किसी भी एक डेस्टिनेशन के लिए यूज कर सके। इस स्कीम के तहत नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में आने वाले 8 राज्य शामिल हैं: अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा और सिक्किम। लेकिन एक बात का खास ध्यान रखें कि लक्षद्वीप को इस स्पेशल डिस्पेंसेशन स्कीम में शामिल नहीं किया गया है। इसलिए अगर कोई एम्प्लॉई लक्षद्वीप की यात्रा करता है तो उसे इस एयर ट्रैवल रिलैक्सेशन के तहत कोई रिएम्बर्समेंट नहीं मिलेगा। यहाँ पर एक और फ्लेक्सिबिलिटी है जो इस स्कीम को और ज्यादा अट्रैक्टिव बनाती है, यानी कि अगर आप कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं और फ्रेश रिक्रूट नहीं है तो आप इन चारों डेजिग्नेटेड एरियाज की यात्रा सिर्फ होम टाउन LTC को कन्वर्ट करके ही नहीं बल्कि अपने ऑल इंडिया LTC के जरिए भी कर सकते हैं, बशर्ते कि दोनों जर्नीज इस स्कीम की वैलिडिटी पीरियड के अंदर की गई हों और LTC रूल्स की सभी कंडीशंस पूरी की गई हों। हालांकि अगर कोई एम्प्लॉई पहले ही करंट 4 ईयर ब्लॉक के दौरान एक बार होम टाउन LTC का बेनिफिट ले चुका है तो फिर वो दोबारा उसी ब्लॉक में होम टाउन LTC को कन्वर्ट करके इस स्पेशल डिस्पेंसेशन स्कीम का लाभ नहीं ले सकता। हाँ, वो चाहे तो अपने ऑल इंडिया LTC का यूज करके इन चारों एरियाज की यात्रा जरूर कर सकता है, लेकिन ऐसी यात्रा को फिर स्पेशल डिस्पेंसेशन स्कीम के तहत नहीं माना जाएगा। इसलिए उस केस में उसे रिलैक्स्ड एयर ट्रैवल जैसे स्पेशल बेनिफिट्स का रीइंबर्समेंट नहीं मिलेगा। जैसे मान लीजिए कि मिस्टर राहुल एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं और हम बात कर रहे हैं उनके LTC ब्लॉक पीरियड 2022 से 2025 की, तो उन्होंने इस ब्लॉक के पहले ही साल यानी 2022 में अपने होम टाउन LTC का इस्तेमाल कर लिया था और अपने गांव उत्तर प्रदेश की यात्रा की थी। अब साल है 2024 और उन्हें एक बार फिर LTC अवेल करनी है और इस बार उनका प्लान है अपने परिवार के साथ घूमने के लिए मेघालय जाने का, जो कि नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में आता है। ऐसे में राहुल सोचते हैं कि क्यों ना इस बार स्पेशल डिस्पेंसेशन स्कीम का फायदा उठाते हुए अपने होम टाउन LTC को कन्वर्ट करके फ्लाइट से शिलोंग जाया जाए। लेकिन यहीं पर एक अहम बात सामने आती है कि वो इस ब्लॉक के दौरान पहले ही होम टाउन LTC का इस्तेमाल कर चुके हैं और LTC रूल्स के मुताबिक एक ही ब्लॉक में 2 बार होम टाउन LTC को कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। हालांकि उनके पास एक और विकल्प जरूर है कि वो अपने ऑल इंडिया LTC का इस्तेमाल करके शिलोंग की यात्रा कर सकते हैं। लेकिन यहाँ दिक्कत ये है कि ऑल इंडिया LTC के जरिए की गई यात्रा स्पेशल डिस्पेंसेशन स्कीम के दायरे में नहीं आती, क्योंकि इस स्कीम का लाभ सिर्फ उन्हीं एम्प्लॉइज को मिलता है जो अपनी होम टाउन LTC को कन्वर्ट करते हैं और जिन्होंने अभी तक उस ब्लॉक में इसका इस्तेमाल नहीं किया होता। इसलिए अगर राहुल अब शिलोंग जाने के लिए फ्लाइट का विकल्प चुनते हैं तो उन्हें उस एयर ट्रैवल का पूरा खर्च खुद उठाना पड़ेगा, क्योंकि ऐसी स्थिति में गवर्नमेंट की तरफ से न तो कोई रिलैक्सेशन मिलेगा और न ही कोई रीइंबर्समेंट किया जाएगा, क्योंकि उनकी यात्रा इस स्कीम के तहत एलिजिबल नहीं मानी जाएगी। चलिए अब एक और इंटरेस्टिंग केस की बात करते हैं। अगर किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय का होम टाउन और प्लेस ऑफ पोस्टिंग या हेडक्वार्टर्स एक ही जगह है तो उसे होम टाउन LTC का बेनिफिट नहीं मिलेगा, जिससे वे इस स्कीम का लाभ लेने के लिए LTC कन्वर्जन नहीं कर सकते। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि CCS LTC रूल्स 1988 का रूल 8 साफ कहता है कि होम टाउन LTC उस स्थिति में एडमिसिबल होती है जब हेडक्वार्टर्स और होम टाउन अलग अलग स्थान पर हों, भले ही उनके बीच की डिस्टेंस कुछ भी हो। दूसरी ओर अगर किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉई का होम टाउन उन्हीं 4 एलिजिबल एरियाज में से किसी एक में आता है तो वे फिर भी अपना होम टाउन LTC कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन वे इसे केवल बाकी बचे 3 एरियाज में से किसी एक को विजिट करने के लिए ही यूज कर सकते हैं, यानी वे उस रीजन की यात्रा नहीं कर सकते जहां उनका होम टाउन स्थित है। दोस्तों, जहां तक बात है फ्रेश रिक्रूट्स की, यानी वे एम्प्लॉई जो गवर्नमेंट सर्विस में नए शामिल हुए हैं, उन्हें 4 साल के एक ब्लॉक में 3 होम टाउन LTCs और एक ऑल इंडिया LTC मिलता है।
तो वे अपने 3 होम टाउन LTCs में से किसी एक को कन्वर्ट करके इन 4 अप्रूव्ड एरियाज में से किसी एक में यात्रा कर सकते हैं और इस तरह उन्हें भी रेगुलर एम्प्लॉइज के जैसे ही इस स्पेशल डिस्पेंसेशन स्कीम का लाभ उठाने का एक्सेस मिलता है। लेकिन सुनिए, फ्रेश रिक्रूट्स को एक और एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है क्योंकि वे इसी 4 साल के ब्लॉक पीरियड में एक और एडिशनल होम टाउन LTC को स्पेसिफिकली यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर या लद्दाख की यात्रा के लिए कन्वर्ट कर सकते हैं। इसको सिंपल वर्ड्स में समझे तो फ्रेश रिक्रूट्स पहली बार किसी भी एक रीजन जैसे नॉर्थ ईस्ट, अंडमान एंड निकोबार, जम्मू एंड कश्मीर या लद्दाख के लिए होम टाउन LTC कन्वर्ट कर सकते हैं और दूसरी बार स्पेसिफिकली सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर या लद्दाख जाने के लिए होम टाउन LTC कन्वर्ट कर सकते हैं। याद रखिए, ये डबल कन्वर्जन की सुविधा सिर्फ फ्रेश रिक्रूट्स के लिए है, जबकि रेगुलर एम्प्लॉइज को अब भी सिर्फ एक बार कन्वर्जन की अनुमति मिलती है। दोस्तों, एक बहुत ही प्रैक्टिकल बात, जैसा इस वीडियो में बताया गया है कि यह स्कीम अब 26 सितंबर 2024 से लेकर 25 सितंबर 2026 तक वैलिड रहेगी। इसलिए अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉई अपनी जर्नी 25 सितंबर 2026 की मिडनाइट से ठीक पहले शुरू करता है तो वो इस स्कीम के तहत एलिजिबल माना जाएगा, यानी भले ही उसकी जर्नी आगे चलकर स्कीम की लास्ट डेट के बाद भी जारी रहे, लेकिन अगर आउटवर्ड जर्नी अप्रूव्ड समय के अंदर स्टार्ट हो गई है तो पूरी जर्नी वैलिड मानी जाएगी। दोस्तों, अभी तक हमने जाना कि स्पेशल डिस्पेंसेशन स्कीम के तहत कौन कौन से रीजन्स में एयर ट्रैवल की सुविधा दी गई है, लेकिन अब एक और जरूरी सवाल उठता है कि क्या हर एम्प्लॉई इस एयर ट्रैवल बेनिफिट को यानी हवाई यात्रा को अपने हेडक्वार्टर्स से ही शुरू कर सकता है? तो जवाब है हाँ। अगर आप ऐसे गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं जो अपने पे लेवल या LTC रूल्स के तहत पहले से ही एयर ट्रैवल के लिए एंटाइटल्ड है, तो आपको किसी तरह की रिस्ट्रिक्शन का सामना नहीं करना पड़ेगा। आप अपने एंटाइटलमेंट के अकॉर्डिंग अपने हेडक्वार्टर्स से सीधे फ्लाइट ले सकते हैं और वो भी किसी भी एयरलाइन और किसी भी क्लास जैसे इकोनॉमी या बिजनेस क्लास में। अब यहीं से आता है सबसे इंटरेस्टिंग हिस्सा कि जिन एम्प्लॉइज को नॉर्मल LTC रूल्स में एयर ट्रैवल की एंटाइटलमेंट नहीं है, वो भी इस स्कीम का फायदा कैसे उठा सकते हैं? तो दोस्तों, गवर्नमेंट ने उन्हें भी निराश नहीं किया है। स्पेशल डिस्पेंसेशन स्कीम ऐसे नॉन एंटाइटल्ड एम्प्लॉइज के लिए भी हवाई यात्रा की सुविधा देती है, लेकिन कुछ कंडीशंस के साथ। चलिए इन कंडीशंस को भी स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहली कंडीशन ये है कि इन एम्प्लॉइज को सिर्फ इकोनॉमी क्लास में यात्रा करने की अनुमति होगी और वो भी कुछ सिलेक्टेड रूट्स या सेक्टर्स में ही, यानी आप सीधे अपने हेडक्वार्टर्स से कहीं भी फ्लाइट नहीं पकड़ सकते, बल्कि आपको उन्हीं सेक्टर्स में यात्रा की इजाजत मिलेगी जो गवर्नमेंट ने स्पेसिफिकली अप्रूव किए हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर वो कौन कौन से अप्रूव्ड एयर सेक्टर्स हैं जहां नॉन एंटाइटल्ड एम्प्लॉइज को हवाई यात्रा करने की अनुमति दी गई है। तो ध्यान दीजिए, इसमें सबसे पहले कोलकाता या गुवाहाटी से नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के किसी भी डेस्टिनेशन तक की एयर जर्नी शामिल है। इसके अलावा कोलकाता, चेन्नई या विशाखापत्तनम से पोर्ट ब्लेयर यानी अंडमान एंड निकोबार आइलैंड तक की हवाई यात्रा को भी इस सुविधा में शामिल किया गया है और साथ ही दिल्ली या अमृतसर से जम्मू एंड कश्मीर या लद्दाख की यात्रा भी इस स्पेशल डिस्पेंसेशन स्कीम के अंतर्गत अप्रूव्ड सेक्टर्स में शामिल है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि जो एम्प्लॉइज इन बेस सिटीज जैसे कोलकाता, चेन्नई, दिल्ली आदि से पहले के किसी अदर सिटी में वर्किंग है, यानी कि उनका हेडक्वार्टर इन बेस सिटीज से पहले किसी अदर सिटी में है, तो उन्हें एक और इम्पोर्टेंट कंडीशन को फॉलो करना होगा। इन बेस सिटीज तक पहुंचने के लिए, यानी अपने हेडक्वार्टर्स से कोलकाता, गुवाहाटी, चेन्नई, विशाखापत्तनम, दिल्ली या अमृतसर तक की यात्रा उन्हें अपनी एग्जिस्टिंग LTC एंटाइटलमेंट के हिसाब से ही करनी होगी। मतलब अगर आपकी LTC कैटेगरी में आप रेल जर्नी, बस या टैक्सी के लिए एंटाइटल्ड है, तो आप उन्हीं माध्यमों से इन सिटीज तक जाएंगे। एयर ट्रैवल का रिलैक्सेशन सिर्फ बेस सिटी से आगे के सेक्टर के लिए मिलेगा, पूरे जर्नी के लिए नहीं। चलिए इस पूरे केस को कुछ रियल लाइफ सिनारियोज के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि राकेश एक सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई है और वो पे लेवल 14 में काम कर रहे हैं। उनकी पोस्टिंग जयपुर में है और वो नॉर्मल LTC रूल्स के तहत एयर ट्रैवल के लिए एंटाइटल्ड हैं। ऐसे में राकेश इस स्पेशल डिस्पेंसेशन स्कीम का फायदा सीधे जयपुर से ले सकते हैं और वो अपनी एंटाइटलमेंट के अनुसार किसी भी एयरलाइन से बिजनेस क्लास या इकोनॉमी क्लास में यात्रा कर सकते हैं। उन्हें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अब दूसरा केस लेते हैं। सीमा एक जूनियर असिस्टेंट है और वो पे लेवल 3 में काम कर रही हैं, जिनकी पोस्टिंग लखनऊ में है। सीमा को नॉर्मल LTC रूल्स के तहत एयर ट्रैवल का अधिकार नहीं है, लेकिन फिर भी वो इस स्पेशल डिस्पेंसेशन स्कीम के तहत एयर ट्रैवल कर सकती है, बशर्ते वो केवल इकोनॉमी क्लास में यात्रा करे और कुछ चुनिंदा रूट्स का ही इस्तेमाल करे।
अगर सीमा नॉर्थ ईस्ट घूमना चाहती है तो उन्हें पहले लखनऊ से ट्रेन या बस से कोलकाता या गुवाहाटी जाना होगा, क्योंकि वहीं से उन्हें एयर ट्रैवल की अनुमति है। वहां से वो किसी भी एयरलाइन की इकोनॉमी क्लास से नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के किसी भी डेस्टिनेशन तक यात्रा कर सकती है। इसी तरह मान लीजिए कि एक और एम्प्लॉई है मनीष, जो गोवा में पोस्टेड है और वो एयर ट्रैवल के लिए एंटाइटल्ड नहीं है, लेकिन वो अंडमान और निकोबार घूमना चाहते हैं। तो उन्हें पहले ट्रेन या बस से चेन्नई या कोलकाता या विशाखापत्तनम के एयरपोर्ट तक अपनी एंटाइटलमेंट के हिसाब से पहुंचना होगा और फिर वहां से एयर ट्रैवल शुरू कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ इकोनॉमी क्लास में और किसी भी एयरलाइन से। चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। अनीता, जो कि पे लेवल 5 में है और उनकी पोस्टिंग भोपाल में है। अनीता को नॉर्मल एलटीसी में एयर ट्रैवल का हक नहीं है, लेकिन वो जम्मू कश्मीर घूमना चाहती है। ऐसे में अनीता को पहले भोपाल से दिल्ली या अमृतसर तक ट्रेन या बस से जाना होगा और फिर वहां से जम्मू, श्रीनगर या लद्दाख तक वो फ्लाइट ले सकती है। लेकिन याद रहे कि वो सिर्फ इकोनॉमी क्लास में ही यात्रा कर सकती है और उस जर्नी का रीइंबर्समेंट भी स्पेशल डिस्पेंसेशन स्कीम के तहत मिलेगा। तो दोस्तों, इन सभी सिनारियों से साफ है कि जिन एम्प्लॉइज को नॉर्मल एलटीसी के तहत एयर ट्रैवल का एंटाइटलमेंट नहीं है, उन्हें भी इस स्कीम में खास मौका मिला है, लेकिन उनकी जर्नी कुछ सिलेक्टेड रूट्स तक और इकोनॉमी क्लास तक ही सीमित होगी। वहीं जिन एम्प्लॉइज को पहले से एयर ट्रैवल का अधिकार है, उनके लिए यह स्कीम और भी कन्वीनियंट है, क्योंकि उन्हें अपने हेडक्वार्टर्स से ही फ्लाइट लेने की छूट मिलती है और उनको कोई एयरलाइन या क्लास रिस्ट्रिक्शन नहीं है। दोस्तों, अभी हमने जाना कि स्पेशल डिस्पेंसेशन स्कीम के तहत नॉन एंटाइटल्ड एम्प्लॉइज को भी इकोनॉमी क्लास में कुछ सिलेक्टेड रूट्स पर एयर ट्रैवल की अनुमति मिलती है। लेकिन यहाँ पर एक और बहुत ही क्रूशियल बात है जो आपको जरूर समझनी चाहिए, वो ये कि अगर कोई नॉन एंटाइटल्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉय अपने हेडक्वार्टर से सीधे फ्लाइट लेकर नॉर्थ ईस्ट, जम्मू कश्मीर, लद्दाख या अंडमान निकोबार चला जाता है और वो बीच में किसी भी इंटरमीडिएट रेल हेड सिटी जैसे कोलकाता, गुवाहाटी, चेन्नई, विशाखापत्तनम, दिल्ली या अमृतसर पर रुके बिना जर्नी करता है, तो इस केस में उसे सीधे तौर पर फुल एयरफेयर का रीइंबर्समेंट नहीं मिलेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि फिर कितना रीइंबर्समेंट मिलेगा? तो इसका आंसर थोड़ा टेक्निकल है, लेकिन समझना भी बहुत जरूरी है। दोस्तों, गवर्नमेंट इस तरह की डायरेक्ट जर्नी को 2 हिस्सों में डिवाइड करके रीइंबर्समेंट कैलकुलेट करती है, जिसमें पहला हिस्सा आपके हेडक्वार्टर्स से नियरेस्ट अप्रूव्ड रेल हेड सिटी तक का एंटाइटल्ड क्लास रेल फेयर होगा और दूसरा हिस्सा उस रेल हेड सिटी से आपके डेस्टिनेशन जैसे नॉर्थ ईस्ट, जम्मू कश्मीर, लद्दाख या अंडमान निकोबार तक का इकोनॉमी क्लास का एयर फेयर होगा। अब इन दोनों अमाउंट्स को जोड़ा जाएगा और फिर कंपेयर किया जाएगा उस एक्चुअल एयरफेयर से जो आपने डायरेक्ट फ्लाइट के लिए पे किया है, और इन दोनों में से जो भी अमाउंट कम होगा वही आपको रीइंबर्समेंट के रूप में मिलेगा। इसलिए अगर आप डायरेक्ट फ्लाइट पकड़ रहे हैं तो भी इसका मतलब ये नहीं कि पूरा किराया मिल ही जाएगा। आपको पहले से कैलकुलेशन करना होगा कि कौन सा रूट और तरीका आपके लिए फाइनेंशियली बेस्ट रहेगा। अब यहाँ एक कॉमन कंफ्यूजन आता है कि क्या ये रीइंबर्समेंट पॉलिसी सिर्फ होम टाउन एलटीसी कन्वर्जन पर लागू होती है? तो जवाब है नहीं। दोस्तों, ये नियम एनीवेयर इन इंडिया एलटीसी और होम टाउन एलटीसी कन्वर्जन दोनों ही सर्कमस्टेंसेस में लागू होता है। यानी चाहे आप किसी भी तरीके से इन रिमोट रीजन्स की यात्रा करें, अगर आप नॉन एंटाइटल्ड हैं तो ये फेयर कैलकुलेशन रूल हर हाल में फॉलो होगा। लेकिन सिर्फ रूट की जानकारी ही काफी नहीं है। रीइंबर्समेंट क्लेम को अप्रूव करवाने के लिए प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन भी अनिवार्य है। खास तौर पर अगर आप डायरेक्ट फ्लाइट ले रहे हैं तो आपको सेम डे और टाइम स्लॉट की फ्लाइट की फेयर डिटेल्स का प्रिंट आउट निकालना होगा जो उस रेल हेड सिटी से आपके डेस्टिनेशन तक उपलब्ध हो। जैसे मान लीजिए आप दिल्ली से श्रीनगर जा रहे हैं तो आपको दिल्ली से श्रीनगर की इकोनॉमी फ्लाइट का फेयर प्रिंट आउट चाहिए होगा, चाहे आप सीधे जयपुर से श्रीनगर ही क्यों न जा रहे हो। अगर उसी टाइम स्लॉट में कोई फ्लाइट अवेलेबल नहीं है तो आप नेक्स्ट अवेलेबल टाइम स्लॉट की फ्लाइट की फेयर डिटेल्स भी प्रिंट करके रख सकते हैं। गवर्नमेंट के लिए ये प्रूफ जरूरी है ताकि वो ये वेरीफाई कर सके कि आपने जो डायरेक्ट एयर फेयर पे किया है वो एंटाइटल्ड कंबाइंड फेयर से ज्यादा नहीं है, क्योंकि अंत में रीइंबर्समेंट आपको उसी अमाउंट का मिलेगा जो या तो एक्चुअल एयर फेयर हो या फिर रेल हेड तक ट्रेन फेयर प्लस रेल हेड से डेस्टिनेशन तक एयर फेयर, इन दोनों में से जो भी कम हो। चलिए इस केस को भी कुछ रियल लाइफ सिनारियोज के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं ताकि आपको ये रूल और भी अच्छे से समझ में आ जाए। मान लीजिए एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई जिसका हेडक्वार्टर्स जयपुर है, वो होम टाउन एलटीसी कन्वर्ट करके श्रीनगर यात्रा पर जाना चाहता है और वो सीधे जयपुर से श्रीनगर की फ्लाइट लेता है। अब जयपुर से श्रीनगर की इकोनॉमी फ्लाइट का एक्चुअल फेयर 9,000 रुपए है, लेकिन वो एम्प्लॉई एयर ट्रैवल के लिए एंटाइटल्ड नहीं है। तो अब गवर्नमेंट उसके रीइंबर्समेंट को 2 हिस्सों में डिवाइड करेगी। पहला हिस्सा होगा जयपुर से दिल्ली तक का रेल फेयर इन एंटाइटल्ड क्लास, जो मान लीजिए 1,200 रुपए है, और दूसरा हिस्सा होगा दिल्ली से श्रीनगर तक की इकोनॉमी फ्लाइट का फेयर,
जो उसी दिन या नेक्स्ट अवेलेबल टाइम स्लॉट में 6,800 रुपए है। अब इन दोनों को जोड़ें तो टोटल एडमिसिबल फेयर बनता है 8,000 रुपए। चूंकि एक्चुअल फ्लाइट फेयर 9,000 रुपए था और एडमिसिबल फेयर 8,000 रुपए है, तो एम्प्लॉय को रीइंबर्समेंट सिर्फ 8,000 रुपए का ही मिलेगा। और यही वो लॉजिक है जो हर नॉन एंटाइटल्ड एम्प्लॉय पर अप्लाई होता है। अब मान लीजिए एक दूसरा सिनेरियो है जिसमें एक एम्प्लॉई कोलकाता से गुवाहाटी एलटीसी पर जाना चाहता है और वो सीधे फ्लाइट लेता है जिसका किराया 6,500 रुपए है। अब चूंकि कोलकाता खुद ही एक अप्रूव्ड रेल हेड सिटी है और गुवाहाटी भी नॉर्थ ईस्ट में आता है, तो इस केस में कोई इंटरमीडिएट रेल हेड नहीं लगेगा। अब अगर उसी दिन की कोलकाता से गुवाहाटी इकोनॉमी फ्लाइट 6,000 रुपए है, तो उसे उसी 6,000 रुपए का रीइंबर्समेंट मिलेगा, भले ही उसने 6,500 रुपए पे किया हो। और अगर रेल फेयर प्लस एयर फेयर मिलाकर अमाउंट ज्यादा हो, तब भी उसे सिर्फ एक्चुअल फ्लाइट फेयर ही मिलेगा, जो कि मिनिमम ऑफ बोथ का प्रिंसिपल है। अब तीसरा सिनेरियो लेते हैं जिसमें एक एम्प्लॉई एनीवेयर इन इंडिया एलटीसी पर मुंबई से पोर्ट ब्लेयर जाना चाहता है और उसने सीधे फ्लाइट ली जिसका किराया 14,000 रुपए है। अब गवर्नमेंट ये देखेगी कि मुंबई से चेन्नई तक रेल फेयर कितना बनता है। मान लीजिए ये रेल फेयर बनता है 1,800 रुपए और चेन्नई से पोर्ट ब्लेयर की सेम डे इकोनॉमी फ्लाइट 10,000 रुपए की है, तो टोटल एडमिसिबल फेयर बनेगा 11,800 रुपए। अब चूंकि एम्प्लॉई ने 14,000 रुपए खर्च किया है, तो उसे रिइंबर्समेंट सिर्फ 11,800 रुपए का मिलेगा। अब एक और प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए कोई एम्प्लॉई लखनऊ से लेह जाना चाहता है एलटीसी पर और उसने डायरेक्ट फ्लाइट ली 12,500 रुपए की। अब नियरेस्ट रेल हेड मान लेते हैं दिल्ली, तो लखनऊ से दिल्ली का रेल फेयर हुआ 1,000 रुपए और दिल्ली से लेह की इकोनॉमी फ्लाइट उसी डे 10,000 रुपए है, तो कुल एडमिसिबल फेयर 11,000 रुपए होगा और एम्प्लॉई को 12,500 रुपए की जगह सिर्फ 11,000 रुपए का रीइंबर्समेंट मिलेगा। अब एक स्लाइटली डिफरेंट सिनेरियो समझते हैं। मान लीजिए एक कर्मचारी जयपुर में पोस्टेड है और एलटीसी पर श्रीनगर जाना चाहता है। वो डायरेक्ट जयपुर से श्रीनगर की फ्लाइट लेता है, तो उसे क्लेम अप्रूव करवाने के लिए दिल्ली से श्रीनगर की सेम डे और सेम टाइम स्लॉट की इकोनॉमी फ्लाइट का फेयर प्रिंट आउट दिखाना होगा, क्योंकि दिल्ली नियरेस्ट रेल हेड सिटी मानी जाएगी। अगर जयपुर से श्रीनगर की डायरेक्ट फ्लाइट दोपहर 2 बजे है और उसी दिन दिल्ली से श्रीनगर की फ्लाइट भी लगभग उसी टाइम स्लॉट में अवेलेबल है, तो उसका फेयर प्रूफ अटैच करना जरूरी होगा। अगर उसी दिन उसी टाइम स्लॉट में दिल्ली से श्रीनगर की कोई फ्लाइट अवेलेबल नहीं है, तो एम्प्लॉई को अगले अवेलेबल टाइम स्लॉट की दिल्ली से श्रीनगर की इकोनॉमी फ्लाइट का फेयर प्रूफ लेना होगा और क्लेम के साथ अटैच करना होगा, ताकि क्लेम वेरीफाई हो सके। इन सारे एग्जाम्पल्स से आपको एक बात क्लियर हो जानी चाहिए कि अगर आप नॉन एंटाइटल्ड एम्प्लॉई हैं और डायरेक्ट फ्लाइट ले रहे हैं, तो ये जरूरी है कि आप जर्नी से पहले ही कैलकुलेट कर लें कि आपकी एंटाइटल्ड रीइंबर्समेंट कितनी हो सकती है। साथ ही ये भी सुनिश्चित करें कि आप सेम डे या नेक्स्ट अवेलेबल टाइम स्लॉट की रेल हेड टू डेस्टिनेशन फ्लाइट का फेयर प्रूफ यानी प्रिंट आउट जरूर रखें, क्योंकि यही डॉक्यूमेंटेशन आपके क्लेम के साथ अटैच करना अनिवार्य है और इसी आधार पर आपके रीइंबर्समेंट को अप्रूव किया जाएगा। तो दोस्तों, चाहे आप होम टाउन एलटीसी को कन्वर्ट करके रिमोट एरिया जा रहे हो या फिर एनीवेयर इन इंडिया एलटीसी के तहत ट्रिप प्लान कर रहे हो, अगर आप नॉन एंटाइटल्ड हैं, तो ये फेयर बाइफर्केशन और डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस फॉलो करना बहुत जरूरी है। इससे न सिर्फ आपका क्लेम रिजेक्ट होने से बचेगा, बल्कि आपको फाइनेंशियली लॉस भी नहीं होगा। अभी तक हमने बात की स्पेशल डिस्पेंसेशन स्कीम की, जिसमें कुछ सिलेक्टेड रिमोट रीजन्स के लिए एयर ट्रैवल की सुविधा दी गई है। लेकिन अब जरा सोचिए, अगर कोई नॉन एंटाइटल्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉय इन स्पेसिफिक रीजन्स की यात्रा नहीं कर रहा और सिर्फ जनरल एलटीसी इस्तेमाल कर रहा है, तो क्या वो भी एयर ट्रैवल कर सकता है? तो इसका जवाब है हाँ, कर सकता है, लेकिन उसके लिए भी कुछ गाइडलाइंस हैं जिन्हें इग्नोर करने पर रीइंबर्समेंट में भारी नुकसान हो सकता है। दोस्तों, जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज एयर ट्रैवल के लिए एंटाइटल्ड नहीं है, लेकिन अपनी इच्छा से फ्लाइट से यात्रा करना चाहते हैं, उनके लिए अब यह जरूरी नहीं रह गया है कि वे सिर्फ 3 ऑथराइज्ड ट्रैवल एजेंट्स जैसे IRCTC, बालमर लॉरी और अशोक ट्रैवल्स एंड टूर्स से ही टिकट बुक करें, क्योंकि गवर्नमेंट ने इस रिक्वायरमेंट को हटा दिया है। हालांकि ध्यान देने वाली बात यह है कि यह छूट केवल टिकट बुकिंग तक ही सीमित है, क्योंकि रीइंबर्समेंट का नियम अभी भी पहले जैसा ही है। ऐसे एम्प्लॉई जो एंटाइटल्ड नहीं है लेकिन फ्लाइट से यात्रा करते हैं, उन्हें रीइंबर्समेंट केवल एक्चुअल एयर फेयर या फिर शॉर्टेस्ट रूट के अनुसार उनके एंटाइटल्ड ट्रेन या बस फेयर, इन दोनों में जो भी कम होगा उसी के आधार पर दिया जाएगा, यानी उन्हें पूरा फ्लाइट फेयर रीइंबर्स्ड नहीं किया जाएगा। अब तक जो बातें बताई गईं वो जनरल एलटीसी रूल के अंतर्गत आती हैं, लेकिन इसमें एक इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन भी है जो अक्सर सबसे ज्यादा कंफ्यूजन की वजह बनता है। अगर कोई एम्प्लॉई नॉर्थ ईस्ट रीजन, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड जैसे रिमोट एरियाज की यात्रा करता है
और वो भी स्पेशल डिस्पेंसेशन स्कीम के तहत, तो फिर नियम पूरी तरह बदल जाते हैं। इस स्कीम के अंतर्गत भले ही आप एयर ट्रैवल के लिए एंटाइटल्ड न हो, फिर भी आपको टिकट केवल उन्हीं 3 ऑथोराइज्ड ट्रैवल एजेंट्स यानी IRCTC, बालमर लॉरी या अशोक ट्रैवल्स एंड टूर्स से ही बुक करवाना होगा। इसकी वजह यह है कि इस स्पेशल स्कीम में रीइंबर्समेंट की एलिजिबिलिटी इन्हीं ऑथोराइज्ड ट्रैवल एजेंट से की गई बुकिंग पर आधारित होती है, और यदि आप किसी अन्य प्लेटफॉर्म जैसे ऐप या वेबसाइट से टिकट बुक करते हैं तो ऐसी स्थिति में गवर्नमेंट उस खर्च की भरपाई नहीं करेगी। चलिए इसे एक प्रैक्टिकल केस के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए मोहन एक सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई है जो एयर ट्रैवल के लिए एंटाइटल्ड नहीं है, लेकिन फिर भी दिल्ली से मुंबई की LTC के लिए फ्लाइट लेना चाहता है। इस केस में मोहन चाहे तो किसी भी एयरलाइन की ऑफिशियल वेबसाइट या किसी भी ट्रैवल ऐप जैसे मेक माई ट्रिप या यात्रा से टिकट बुक करा सकता है, और मोहन को रीइंबर्समेंट सिर्फ उतने का मिलेगा जितना उसके एंटाइटल्ड क्लास ट्रेन फेयर या बस फेयर के हिसाब से बनता है, न कि पूरे फ्लाइट टिकट का। अब जरा दूसरा सिनेरियो सोचिए। अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं और छुट्टियों में फैमिली के साथ नॉर्थ ईस्ट रीजन में LTC पर शिलोंग घूमने का प्लान बना रहे हैं, और आप स्पेशल डिस्पेंसेशन स्कीम के तहत LTC क्लेम करने वाले हैं, तो यहाँ नियम बदल जाएंगे। इस केस में भले ही आप एयर ट्रैवल के लिए एंटाइटल्ड न हो, फिर भी आपको फ्लाइट टिकट सिर्फ 3 ऑथोराइज्ड ट्रैवल एजेंट से ही बुक कराना होगा, वरना आपको एक भी रुपए का रीइंबर्समेंट नहीं मिलेगा। अब इसी कॉन्टेक्स्ट में एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है जो अनमैरिड गवर्नमेंट एम्प्लॉइज से जुड़ा है। अगर आप अनमैरिड हैं और होम टाउन LTC के लिए एलिजिबल हैं, तो आपके लिए भी एक स्पेशल सुविधा इस स्कीम में रखी गई है। आपको अपने 4 साल के ब्लॉक में एक बार अपने होम टाउन LTC को कन्वर्ट करने की अनुमति दी गई है, और इसके जरिए आप नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में से किसी एक जगह की यात्रा कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपने जाना कि कौन एयर ट्रैवल के लिए एंटाइटल्ड है, स्पेशल डिस्पेंसेशन स्कीम कौन यूज कर सकता है, ऑथोराइज्ड एजेंट्स कैसे मैंडेटरी होते हैं, और रीइंबर्समेंट किस बेस पर मिलता है। साथ ही अनमैरिड एम्प्लॉइज के लिए एक स्पेशल बेनिफिट भी डिस्कस किया। लेकिन कहानी अभी बाकी है। नेक्स्ट आने वाले वीडियोस में हम कवर करेंगे कि LTC एडवांस कैसे लेते हैं, LTC में लीव एनकैशमेंट के रूल्स क्या हैं, रीइंबर्समेंट का फुल प्रोसेस क्या होता है, किस फॉर्म की जरूरत होती है, क्या क्या बिल्स लगते हैं, और कौन सी मिस्टेक्स अवॉइड करनी चाहिए, और हाँ, क्या सस्पेंशन या स्टडी लीव के दौरान LTC क्लेम किया जा सकता है, ये भी अगले वीडियो में क्लियर करेंगे। तो अगर आप भी LTC को लेकर हर कंफ्यूजन का सॉल्यूशन चाहते हैं, तो हमारे चैनल गवर्नमेंट रूल्स मेड इजी को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन दबा दीजिए, ताकि अगली वीडियो आपसे मिस न हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।